क्लास 11th स्टूडेंट्स, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, दिस इज डेट 4 जुलाई 2020 और आज क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर 3 भास्कर्स क्लासेस के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है वेक्टर एनालिसिस, उसका लास्ट क्लास हो जाएगा लेक्चर 9। ठीक है। अच्छा, इस पे पहले भी लेक्चर दे दिया गया है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, 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 उन लोग बताएंगे इस बात को कि वेक्टर फिजिक्स के क्लास में जितना आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का रूल सीखना है वो खत्म हो गया है ना। कुछ लोग उतने समझदार नहीं है, बोलेंगे वेक्टर कैसे खत्म हो जाएगा इतना जल्दी। वेक्टर तो आपको फिजिक्स में 2 साल हर चैप्टर में आते ही रहेगा, तो वो तो अपना अलग से सीखना है, वो तो अपना अलग से सीखना है। सिर्फ एच सी वर्मा सर के हिसाब से या फिर जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत रूल फिजिक्स के क्लास में इस्तेमाल पड़ेगा। उस थोड़े बहुत को सीखते सीखते भी 9 लेक्चर हो गया है, 1 घंटे के क्लास में सिखाया जाता है। वो तो अभी लॉकडाउन का टाइम आप लोग का रिजल्ट भी नहीं निकला, तब 9 लेक्चर लग गया, नहीं तो 1 से 2 दिन में ही फिजिक्स वाला वेक्टर का जो रूल्स है वो खत्म हो जाता है। खैर, लेक्चर एक तरफ, आज ये 9th लेक्चर है, यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। कैलकुलस एनालिसिस अगले क्लास से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलस के लिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए। पहली बार लाइफ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह सुनेंगे। अच्छा, एक चीज और अनाउंसमेंट करना था। पिछला जो वीडियो आया वो क्लास 11th मैथ्स में आया, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। क्लास 11th का मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। जो लोग नॉन मैथ्स वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया है और बायोलॉजी लेकर के नीट की तैयारी में लग गए हैं, वो जो लेक्चर है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल, ये भास्कर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में क्लास 11th मैथ्स में मिलेगा, बट उसमें कमेंट पिन किया गया है। आप लोग भी इस बात को समझ लें, नॉन मैथ्स वाले लोग, जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स मैथ्स के प्लेलिस्ट से अपने फिजिक्स के कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया बात को? अब इसको खत्म करते हैं। तो अब टॉपिक है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बोलोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्यों लेके आए? तो इसको थोड़ा देखो क्या कहता है। If two adjacent sides of a parallelogram are represented by a vector and b vector, then area of parallelogram, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका हम लोगों को मैथ्स में तो खैर काम है ही, फिजिक्स में भी काम पड़ेगा। जो लिखवा रहा हूं सबका काम पड़ेगा। इसका एरिया निकालना कैसे निकाला जाए? इसको अगर इसका डायगोनली अगर ज्वाइन कर दिया जाए और यहां से अगर एक परपेंडिकुलर गिराया जाए, इसका नाम अगर ABCDE मानो, है ना, और यहां पर अगर एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो एंगल एरो के साथ वाला दिस कुड हैव बीन B cos थीटा। बट इसका तो काम ही नहीं पड़ेगा। खैर, इसको अभी ऐसे ज्वाइन करके रखते हैं और थोड़ा सोचते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम है ABCD, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस पर AB है, बेस पर AB है और हाइट पर ED है। ये दोनों कट जाता है। दिस इज AB इंटू ये जो ED है, ये कितना हो जाएगा, ये जो ED है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल एरो के सामने वाला ये B sin थीटा हो जाएगा ना। दिस कुड हैव बीन, दिस ED कुड हैव बीन B sin थीटा, और ये AB जो है AB वो A है, दिस इज AB sin थीटा, और AB sin थीटा A है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड परसों वाले क्लास में पढ़ाया गया आपको। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर
into sin theta. So if two adjacent sides of a parallelogram are represented by a vector and b vector respectively, then area of parallelogram is दोनों adjacent vectors का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं. वही डायग्राम, एडजेसेंट साइड्स ट्राइंगल का ए बी और दोनों के बीच में एंगल है थीटा. एडजेसेंट साइड ए बी और एंगल है थीटा. ठीक है, तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना निकलेगा? तो जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ इंटू बेस पर, अगर ए बी लेते हैं इस हाइट गिराना पड़ जाएगा. So this is हाफ इंटू ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी डी जो है वो बी साइन थीटा है ना. दिस इज हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अब देखो एरिया ऑफ कोरिलेटरल. तो एक कोरिलेटरल सामने दिख रहा होगा तुमको, इसी कोरिलेटरल का वेक्टर एरिया निकालना है. अच्छा, इसको अक्सर मेरे से पूछते हैं, जो लोग अच्छे बच्चे लोग पूछते हैं क्या इतने का काम फिजिक्स में है? तो थोड़ा बहुत है, नहीं होता तो मैं फिजिक्स के क्लास वाले वेक्टर में नहीं बताता, थोड़ा बहुत है. ठीक है, तो ए बी सी डी का एरिया जब निकालते हैं तो कैसे कैसे निकालेंगे? वेक्टर एरिया ए बी सी का और ये ए सी डी का, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा. और ट्रायंगल के एरिया अभी आपको जस्ट प्रूफिंग करवाया गया, हाफ इनटू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट. तो ए बी क्रॉस ए सी प्लस हाफ इनटू इसमें एडजेसेंट साइड्स ए सी क्रॉस ए डी. एडजेसेंट एक पॉइंट से निकलना चाहिए. अब देखो वेक्टर में ही हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, वो माइनस बी क्रॉस ए होता है. तो ये ए बी क्रॉस ए सी को माइनस ऑफ ए सी क्रॉस ए बी लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए डी लिख सकते हैं. हाफ कॉमन ए सी वेक्टर कॉमन क्रॉस ए बी माइनस ए बी लिख सकते हैं. और इसको ध्यान में, इसके बाद ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार याद करेंगे. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था ए बी डी में ए बी वेक्टर पहले वाले का ए बी और बी डी ये ए डी वेक्टर के बराबर होगा, है ना. यहाँ 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 दिस वाज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लास की शुरुआत में क्लास करो वेक्टर का. ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर. तो इससे ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर की जगह बी डी वेक्टर सेट कर सकते हैं. ए डी माइनस ए बी की जगह पर बी डी वेक्टर सेट कर सकते हैं. और इसको हम लोग सीधा ट्राइंगल का एरिया निकालना है. इसका मॉड ए सी क्रॉस बी डी का मॉड ए सी क्रॉस बी डी वेयर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल. तो एरा गैरा कोरिलेटरल मैथ में फिजिक्स में काम पड़े, उसका एरिया निकालना हो तो हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द कोरिलेटरल से उस कोरिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा. इसको नोट करके रख लो. अब ये अलग से लिखने का जरूरत भी नहीं था, बट एरा गैरा कोरिलेटरल के जगह पर सीधा पैरेललोग्राम ही हो जाए तो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी हाफ इनटू, जैसे उसमें ए सी क्रॉस बी डी था डायगोनल, इसमें डी वन डी टू डायगोनल वेक्टर्स है, हाफ इनटू डी वन क्रॉस डी टू कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी निकल जाएगा. 5th नंबर देखो भैया, ये एच सी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. एच सी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर का डॉट ए क्रॉस बी से करेंगे तो 0 आ जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है, एच सी बी का क्वेश्चन है एक्चुअली. ए डॉट ए क्रॉस बी करोगे तो 0 आ जाएगा. कैसे 0 आ जाएगा? कुछ बताओ कुछ बताओ कुछ बताओ कुछ बताओ, कुछ तो बताओ. तो कुछ बताओगे तो मालूम चलेगा आपको कि ए क्रॉस बी करने पर जो लोग क्लास के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कुछ भी आए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जो भी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा?
वो जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और ए बी दोनों के परपेंडिकुलर के साथ डॉट प्रोडक्ट दोगे तो फिर से वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा, मान लो सी आया तो सी ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर हुआ, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो होगा। इसको आप एक एग्जांपल लेकर कैसे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर कुछ भी ले लेते हैं 2i कैप 7j कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी आपको करना सिखाया गया है, i j k 3 2 माइनस 5 2 माइनस 7 3 3 2, तो i 6 माइनस 35 ऐसे होता है ना। क्लास लोग नहीं किया क्रॉस प्रोडक्ट क्लास करो, क्रॉस प्रोडक्ट का क्लास करो, लेक्चर 8 पे है। 6 माइनस 35 j के साथ माइनस 10 माइनस 9 k के साथ माइनस 21 माइनस 4। ऐसे एग्जांपल लिया आपने से माइनस 29 आई कैप माइनस 19 जे कैप माइनस 25 के कैप। ठीक है, इसका ए के साथ डॉट दे दो, ए के साथ डॉट दे दो, तो ए था हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप का डॉट दे दो माइनस 29 आई कैप माइनस 19 जे कैप माइनस 25 के कैप। डॉट का रूल याद होगा, आई से केवल आई, 3 से दिस इज माइनस 87, 2 से दिस इज माइनस 38 और प्लस 125, so this comes out to be 0। this is a dot a cross b बराबर 0। ए वेक्टर को a क्रॉस b के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा, या आप कोई भी एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं, लिख लो। सिक्स्थ नंबर देखो, ये है काउच भी बोलते हैं, कुश भी बोलते हैं, कुश स्क्वाड्स इन इक्वालिटी। ये कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। ए डॉट बी वेक्टर का मॉड और इंडिविजुअली ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, किसी भी कीमत पे ए डॉट बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो कम होगा जी ए वेक्टर के मॉड के और बी वेक्टर के मॉड के। अब वही चीज है, बच्चे पूछते इसका काम पढ़ सकता है क्या, इसका काम पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ता तो लिखवाता ही नहीं है ना। इसको देखो ध्यान से, उस स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। अब इसमें देखो ए वेक्टर अगर 0 हो और बी वेक्टर अगर 0 हो, अगर ए वेक्टर 0 हो बी वेक्टर 0 हो तो ए डॉट बी सीधा 0 हो जाएगा, तो मॉड ए मॉड बी भी 0 हो जाएगा। तो जहां पर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0 वहां पर ये इक्वालिटी वाला काम करेगा। ए डॉट बी का मॉड इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड और बी वेक्टर के मॉड के। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 का पढ़ा के तो ए वेक्टर बी वेक्टर 0 होगा नहीं, आपको भी पता मेरे को पता है। इसकी बात करते हैं। व्हेन ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, तो चलो अब बातें करते हैं। तो ए डॉट बी बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर मॉड निकालना पड़े तो दैट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ए डॉट बी का मॉड इधर ही रह गया और ये इसको नीचे ले आए, तो ये मॉड ए मॉड बी इधर बच गया कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग ने पढ़ा है, अब लोग ने पढ़ा है क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। इसका मतलब किसी भी कीमत पे कॉस थीटा 1 या फिर 1 से
छोटा होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड, ये ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर के मॉड से छोटा आएगा, बराबर सिर्फ तब आएगा जब ए वेक्टर भी 0 होगा और बी वेक्टर भी 0 होगा। कुछ स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, ए डॉट बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। और ये एक और है, ये तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है भैया, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ, वो भी मोशन चैप्टर में, तो ये अलग से भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसको इनइक्वालिटी रूल कहते हैं। अब इसमें भी वही है, अगर ए वेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो गया या बी वेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड के बराबर हो जाएगा। 0 हुआ तो, अगर 0 नहीं हुआ तो हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करेंगे। ये जो लोगों ने पिछला क्लास किया उन लोगों को मालूम होगा, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज ए डॉट ए, ये पिछले क्लास में सिखाएंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट कर दिए, मॉड ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। यहां तक इज इक्वल टू आ रहा है। अब यहीं पर प्रॉपर्टी 6 का यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी 6 का यूज कर लेंगे। अभी बताया गया था ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन है ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर के मॉड के। जस्ट अभी प्रॉपर्टी 6 का यूज किया है, तो यहां तक तो इक्वल टू था, बट अब ये इनइक्वालिटी आ जाएगा प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करने से। मॉड ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड, डॉट क्या है मतलब ए वेक्टर का मॉड गुना बी वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इसको हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर को अगर मैनेज करते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअली ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल भी ख्याल में रखना होगा, बिल्कुल ही ख्याल पे रखना होगा। ठीक है, अब कोई बच्चों को ये एग्जांपल समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या प्रूफ हो गया, ये कुछ स्क्वायर्स थ्योरम क्या प्रूफ हो गया, ये क्या प्रूफ हो गया, ये क्या प्रूफ हो गया, ये क्या प्रूफ हो गया। तो उन्हीं लोग के लिए एक एग्जांपल, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ए वेक्टर का मॉड 9 4 13 36 49 9 36 दिस इज 7, बी वेक्टर का मॉड इज 1 4 4 दिस इज 3। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, इसका मैग्नीट्यूड इज 16 16 64 दिस इज रूट 96। तो a प्लस बी वेक्टर का मॉड रूट 96 है, बट a वेक्टर का मॉड 7 और 3 10 है, रूट 96 10 से छोटा है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि a प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो इंडिविजुअली a वेक्टर के मॉड प्लस b वेक्टर के मॉड से छोटा होगा। अगर कोई एक 0 होता तो बराबर होता। ये सब वेक्टर्स के कुछ और रूल्स है, कुछ और फंडामेंटल्स है, कुछ और कंसेप्ट है जिसको भी याद करना है। इससे हमारा मैथ्स वाला तो वेक्टर तो नहीं, बट फिजिक्स में वेक्टर में जितना रूल रेगुलेशन आपको सीखना था वो खत्म हो गया। तो आज का वीडियो मतलब वेक्टर एनालिसिस का पूरा क्लास यहीं पर खत्म हो गया। सिंपल सा हिसाब किताब है बच्चों, सिंपल सा हिसाब किताब है। असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट, टेस्ट केवल उन्हीं लोग को मिलेगा जो इन्होंने एडमिशन लेकर के रखा हो या फिर मेरे साथ टच में हो, व्हाट्सएप नंबर हो या किसी तरह से टच में हो, उन्हीं लोगों को इसका असाइनमेंट, उसका प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। मेरे तरफ से वेक्टर का क्लास यहाँ पर खत्म। जो भी मेरे साथ पर्सनली टच में है उन लोग, जब आपको लगे कि ये आपका वेक्टर का पूरा नोट्स वगैरह हो गया, आप बताएंगे तो सारा आपको होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट
भेज दिया जाएगा आपके नंबर पर। और केसेस काफ़ी कोरोना के बढ़ रहे हैं, स्टे एट होम स्टे सेफ पर ही हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने का ट्राई करेंगे। बच्चों जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है एडमिशन लेकर के रखें और क्लास अपना आराम से आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस के साथ साथ वेक्टर एनालिसिस का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।